हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन का। तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और वो वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो इसमें जो डेफिनेशन है एकदम कॉम्पैक्ट करके मैंने बनाया है, हैंड रिटन नोट्स है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम से तो हम वाकिफ है। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो इसका बेसिक एक एप्लीकेशन जो हमने किया था न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। सो डेफिनेशन ये है, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। सो व्हेन द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज इज जीरो, total linear momentum of system of interacting bodies remains constant or conserved। यानी सिंपल आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। यानी आप डेफिनेशन को एक और बार पढ़िए तो अभी आपको समझेगा। व्हेन द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं और जो कुछ भी हमें नहीं देखने को मिलता है, यानी ऑब्जर्वेशन हमारा जीरो होता है तभी, यानी आप समझ सकते हो वहाँ पे टोटल कंजर्वेशन हो रहा है। जो फोर्स है वो जीरो है, टोटल जो भी अप्लाई हो रहा है वो जीरो है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड, यानी वो जो अप्लाई होगा वो तो होगा या तो कांस्टेंट या तो होगा वो कंजर्व्ड। तो आप इसे एक फिगर के इसमें समझ सकते हो। तो यहाँ पे दो अलग अलग फिगर्स बनाए हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, और एक केस होता है आफ्टर कोलिजन भी होता है। तो इसको समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है हमारा बिफोर कोलिजन में, सो उसमें हमें देखने को मिलता है एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, जहाँ पे ए का जो मास है m1 है, बी का मास m2 है। सिमिलरली वैसे ही जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ए के लिए जो है u1 है, बी के लिए u2 है। और मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है, यानी क्या, जब बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, जब भी मैं दो अलग अलग स्फीयर या आप इसको बॉल भी कंसीडर कर सकते हो, जब मैं थ्रो कर रहा हूँ तो सपोज मैंने बी को थ्रो किया और ए को थ्रो किया, बट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बी की ज़्यादा है, यानी ज़रूर वो टकराने वाला है। सॉरी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ए की ज़्यादा है, मतलब वो बी से टकराने वाला है। तो उसके आगे दो केसेस बनते हैं, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो जो ड्यूरिंग कोलिजन है उसमें हमें क्या समझना है, उसमें भी मास m1 m2 है, और यहाँ पे जो दो चीज़ है एक समझने के लिए, आपको फोर्स जो अप्लाई होगा वो एफ ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी और एफ ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, यानी जो स्फीयर ए है या बॉल ए आप बोल सकते हो, उसका जो फोर्स लगने वाला है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी बी को टकराने के बाद, यानी ए को जब वेलोसिटी में होगा और बी से वो टकराएगा तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन का पीरियड है, जहाँ पे एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी ए होगा आपका। यानी जो एफ ऑफ ए बी है वो क्या होगा, एफ ऑफ, ये माइनस होगा, यहाँ पे जो साइन होगा वो कुछ अपोजिट रिएक्शन होगा उसका, तो बी ए, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आगे चल के जो आफ्टर कोलिजन होगा वो भी बिफोर कोलिजन जैसा ही डायग्राम बनेगा उसका, बट यहाँ पे चेंजेस जो होगा वो u1 और u2 की जगह पे v1 और v2 आ जाएगा। यानी वो मैं बताता हूँ, आप देखिए आगे। सो बिफोर कोलिजन यानी u1 और u2 उसका जो है वेक्टर जो है पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट आर टेकन पॉजिटिव, यानी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो जो है राइट हैंड साइड पर है यहाँ पे, यानी जो सेम डायरेक्शन है। तो लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे। जो मोमेंटम है यहाँ पर ऑफ द स्फीयर्स बिफोर हेड ऑन कोलिजन, यानी बिफोर कंडीशन है, तो क्या होगा हमारा m1 u1 और m2 u2। तो मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली mv होता है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, mu होगा। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दो स्फीयर है, तो एक स्फीयर के लिए u1 होगा, दूसरे स्फीयर के लिए u2 होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक नेट मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो ड्यूरिंग कोलिजन, यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन हमें देखना है अभी। सो ड्यूरिंग कोलिजन जो होगा वो हमारा फोर्स है एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी ए, यानी जब वो दोनों बॉल एक दूसरे से टकराएंगे, या स्फीयर आप बोल सकते हो, स्फीयर ए एंड बी, तो जब यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा और अपोजिट होगा, क्योंकि
ए को जो है मैंने ज़्यादा वेलोसिटी से रिलीज़ किया है और बी को मैंने पहले रिलीज़ किया है। तो ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण ए जो है बी से टकराने वाला है और ये ड्यूरिंग कोलिजन के बाद जो आफ्टर कोलिजन जनरेट होगा उसमें हमें किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो कंपेयर करने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर कोलिजन में। सो आफ्टर कोलिजन आपको समझना है, उसके लिए आपको फिर से एक और बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए डायग्राम यहाँ पर है। सो लेट v1 एंड v2 बी फाइनल वेलोसिटी, यानी जो बिफोर कोलिजन है यहाँ पर उसमें जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, v1 एंड v2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, इफ v1 इज लेस देन u1, अभी जैसे कि u1 का जो हमारा पहले का वेलोसिटी था वो ज़्यादा था, क्योंकि u को मैंने जो स्फीयर है a जो है उसको मैंने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ रिलीज़ किया था। जो टकराने के बाद जब b से वो कोलाइड होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। भले उन दोनों का डायरेक्शन जो है राइट हैंड साइड है या फॉरवर्ड साइड आप समझ सकते हो, बट टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी, b की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वही लिखा है v2 इज ग्रेटर देन u2। तो इनिशियल वेलोसिटी जो u2 था उसको फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन a की वजह से, धक्का मिलने की वजह से, पुश मिलने की वजह से उसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यही केस यहाँ पर लिखा है, v1 इज लेस देन u1 और v2 इज लेस देन u2। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इसको जो हमने प्रूव किया है, डिराइव किया है, वो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से किया है। सो फोर्स ए बी, यहाँ पर जो टर्म है फोर्स ए बी, तो उसका जो mv यानी मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तीनों केसेस को लेने के बाद, तो उसके बाद जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो ये होगा m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, यानी v1 जो है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अपॉन t आ जाएगा यहाँ पर। और वैसे ही हमें f ऑफ b ए बी काउंट करना होगा, वो भी कैलकुलेट करना होगा। सो ये m2 होगा और v2 माइनस u2 अपॉन t, यानी सेम कंडीशन दोनों के लिए अप्लाई होगी। और यहाँ पे जो हमारा जो फोर्स है जब ड्यूरिंग कोलिजन की बात आती है तो वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, राइट। ओके, सो हमें क्या करना होगा, इनका मोमेंटम चेक करना होगा, ज़्यादा है, कम है या इक्वल है। तो उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फोर्स फाइंड आउट किया है ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए वाला, तो उसमें हमें क्या करना है, जो हमारा मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसे क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। तो सेम ही चीज़ मिलने वाली है हमें, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब m1 v1 है वो आपको LHS और RHS में ले लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको क्या मिलेगा, m1 v1 माइनस u1 और m2 u2 माइनस u2। तो ये जो हमें मिला ये p1 इक्वल्स टू p2 था यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हमें प्रूव करना होता है। तो अभी हम देखते हैं आगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सो वर्क डन क्या होता है वो भी समझेंगे हम लोग। सो दो तरीके हैं, तो ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड, दोनों तरीके से हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्राफ मैंने लिया है जहाँ पे y एक्सिस है और x एक्सिस है। तो x एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का है और y एक्सिस जो है वो हमारा फोर्स का है। तो वर्क डन जो हो रहा है वो पॉइंट P से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मानिए यहाँ पर जो मेरा पॉइंट P जो है, यहाँ पर जो आप डायग्राम में देख रहे हो, और पॉइंट Q है। तो ये जो टाइमलाइन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो टोटल आपको मैंने इतना पाथ कवर किया, तो उसमें जो मेरा वर्क डन है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमें फोर्स चेक करना पड़ेगा कि P से लेकर Q तक में कितना फोर्स कितने लेवल पे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट्स दे दिए हैं S और D, ओके। और जो मिडल पॉइंट है वो R और I है, यानी यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट है। तो जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो ये एक कर्व वेव जो है इस लेवल में जो कम ज़्यादा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वर्क डन है उसका परफॉर्मेंस है वो, तो हमें वो इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एरिया कितना होगा हमारा, जो P से लेके Q तक है, और जो कर्व है तो कर्व के अंदर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट P टू Q, और जो ये x ऑफ Q और x ऑफ P देख रहे हो वो कुछ नहीं है बल्कि वो एक डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे जो है x ऑफ P आएगा और x ऑफ जो आएगा वो Q आएगा। सो
इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो वर्क डन का आप फॉर्मूला बोल सकते हो, या जो टोटल एरिया है तो उसमें फोर्स जो अप्लाई होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, और डी एक्स जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें टोटल एरिया अंडर कर्व लाइन मिलने वाला है। सो एरिया क्या है वो हमारा P है, Q है, D आई आर और एस हमें मिलेगा, और अगेन हमें P तक कैलकुलेट करना है तो पूरा पाथ कंप्लीट करना होगा। सो P, तो यहाँ पे P Q D आई आर एस P। सो टोटल एरिया हमें कैलकुलेट करने के लिए जो S से लेके D तक का आप जो देख रहे हो यहाँ पे कर्व का जो एंडिंग पॉइंट है, तो उसमें R और I जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो आप R और I को स्किप करके S से लेके D तक का कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको टोटल एरिया क्या मिल जाएगा, एरिया P Q D S P आपको मिलेगा टोटल एरिया। सो हमारा लास्ट मेथड है यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड। सो हम मैथमेटिकल मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को। सो उससे पहले आप ये डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है, और पॉइंट ए और बी जो है वो हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट है। यहाँ पर जो बी जो है एंडिंग पॉइंट देख रहे हो वो पॉइंट पी पर है, और उसको जो ट्रैवल करने के बाद, या आप बोल सकते हो जो फोर्स अप्लाई होने के बाद जो पॉइंट पे पहुंच रहा है वो पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा है क्यू। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो ओ है, और ये ए और बी जो है उसका डिस्टेंस है, यानी बी अब एंडिंग पॉइंट आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये देखना है, जो O टू B का जो एरिया है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो कौन सा है, S2 है, यानी डिस्टेंस वो S2 है, और O टू A का जो एरिया है वो डिस्टेंस S1 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर जो है, सेंटर बॉडी जो है ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे लेकर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन है फोर्स का वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, और उसका मूवमेंट जो है राइट हैंड साइड पे हो रहा है। तो जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एफ कॉस थीटा हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की आप बात कर सकते हो वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट जो नेट जो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा ds होता है, या डिस्प्लेसमेंट आप उसको बोल सकते हो। और अगर पाथ अगर फिक्स ना हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो आप उसको डिस्टेंस बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन में है तो यहाँ पे ds जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, और जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, d ऑफ w इक्वल्स टू f डॉट ds। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि उनका जो है फोर्स पे यहाँ पे डायरेक्शन है, और ds का भी जो है वो p2 Q तक के लिए एक राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो। तो हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद पॉइंट A से लेकर B तक उसे इंटीग्रेट करना है। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस के लिए F इंटू ds के लिए, सो आपका जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा, S1 टू S2 आएगा, और आप जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो f डॉट ds आपको मिलेगा। सो पॉइंट 1 हमें ये नोटिस करना है, यहाँ पे जो f और ds है वो सेम डायरेक्शन में है। सो आप वेक्टर पॉइंट हटा सकते हो वहाँ से। सो S1 टू S2 एफ डी एस आप उसको लिख सकते हो, और उसके बाद जो हमारा है वो प्रॉपर इंटीग्रेशन है। तो उसके लिए कुछ लिमिट्स डिसाइड किया है 5 टू 2, या आप कोई भी नंबर आप कंसीडर कर सकते हो। सो 2 से लेके 5 तक है, x1 जो है 2 है, x2 जो है वो 5 है हमारा। सो फोर्स का कांस्टेंट है 1/2x। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट 2 to 5, लिमिट या इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 ऐसा आप बोल सकते हो, 1/2x dx, क्योंकि फोर्स जो हमारा है वो 1/2x है और dx अपनी जगह पर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स हमें 2 to 5 है, और जो x का इंटीग्रेशन है वो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो 1/2 को कॉमन ले लेंगे आप लोग यहाँ से। सो 1/2 इंटू 1/2, और अंदर जो बचेगा ब्रैकेट में वो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 21/4। सो इस तरीके से हम लोग वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थियोरम। सो एक्चुअली इसका एक छोटा सा डेफिनेशन या आप बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन है वो स्किप किया है, क्योंकि आपको डायरेक्टली मैं मेन प्रिंसिपल जो है वो बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ये भी इंटीग्रेशन का पार्ट है। सो आप समझ सकते हो यहाँ से। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस अगेन। सो यहाँ पे क्या किया है, एफ डॉट डी एस को जो है हमने एफ एम ए इंटू डी एस लिखा है। जो फोर्स है उसको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया मास इंटू एक्सीलरेशन के फॉर्म में। सो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन को आप डी वी बाई डी टी लिख सकते हो, और डी एस को एज इट इज आप लोग लिखोगे, करेक्ट।
सो एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, और ये जो है हमारा डी एस अपॉन डी टी हम लोग लिखेंगे इसको, और m इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू वी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपको जो यहाँ से मिलेगा डी एस अपॉन डी टी वो होगा m v डी वी। तो अगेन जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो u से लेके v यानी इनिशियल वेलोसिटी अप टू फाइनल वेलोसिटी तक हमें उसे इंटीग्रेट करना है। तो एम वी डी वी को हम कैसे करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा जो v को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे x का एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है वैसे v का वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी इनिशियल वेलोसिटी है u, और जो हम फाइनल की बात कर रहे हैं वो v है। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर। सो ये जो होता है वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो डेफिनेशन जो है पूरा उसका जो टोटल मीनिंग है वर्क डन का वो ये होता है वर्क एनर्जी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इसे प्रूव करने के लिए ये मेथड आपको यूज़ करना है, और एग्जाम में भी आप ये चीज़ यूज़ करोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस है। और साथ ही आप स्टेटमेंट जो है वो बीच बीच में यूज़ करते रहिए। सो आज का जो ये वीडियो था ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट पर था जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट में एक्सप्लेन की है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।